सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का सेकंड टर्म हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड टर्म के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट भी कर दिया, खत्म हो गया, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाया और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाया था। अगर भाई प्रीवियस सेशन आपने कोई भी मिस किया है तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जब चाहो आप उसको देख सकते हो। आज के सेशन में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। हमने डिटेल में बता दिया है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर वाले कितने क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपने वो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देख ली है, जिसमें हमने सीबीएसई के सैंपल पेपर का एनालिसिस किया है। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जब चाहे देख लेना। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को भी बुला लाइए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव जुड़ सकें और अगर कोई डाउट हो तो इंस्टेंटली डिस्कस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को बुला लाइए जल्दी से, ठीक है, ताकि डाउट जो हैं वो साइड बाय साइड लाइव डिस्कस किए जा सकें। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको, एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इसमें आपको जो थ्योरी पोर्शन हम करवाएंगे वो प्रैक्टिकल में काम आएगा। जो जो पॉइंट्स हम थ्योरी पोर्शन में आपको करवाएंगे वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के दौरान आपको काम आएंगे। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितने मेथड्स होते हैं, क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, ये सारी जानकारी आपको थ्योरेटिकल वे में याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम थ्योरी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ये मत सोचना कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। भाई थ्योरी के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। अगर आपको रूल्स याद रहेंगे तभी तो प्रैक्टिकल कर पाओगे ना। थ्योरी तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, हेलो सिद्धार्थ, गीता, कैसे हैं आप? चलिए, तो आई होप आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है। करते हैं फिर स्टार्ट आज के कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार जल्दी से देख लीजिए कि प्रीवियस सेशन में हमने आपको क्या करवाया था। प्रीवियस सेशन में हमने आपको स्टॉक वर्सेस फ्लो एक्सप्लेन किया था। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बता दिया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। एक इकोनॉमी में मेजरली कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिसमें इनकम का फ्लो चलता है। टू सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में है, वो भी हमने आपको करवा दिया था। इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो और रियल फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। और लास्ट में हमने आपको यह भी करवाया था कि सर्कुलर फ्लो में कब एक्सपेंशन होती है और कब लीकेज होती है। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। आज के सेशन में हम नेशनल इनकम के रिगार्डिंग ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को डिटेल में स्टडी कर लेगा उसको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। सो अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्यूचर की जितनी भी क्लासेस हैं अगर आपको वो भी अटेंड करनी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। हम देखेंगे आज कि नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या होता है, किस बंदे को हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं और किस बंदे को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहते, और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है।
जहां पर डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स हमें विजिबल हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था, वहां पर आप इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है वाइडर कॉन्सेप्ट पे, एग्रीगेट लेवल पर। जैसे एक इकोनॉमी की इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ क्या चल रही है, इन्फ्लेशन का क्या रेट है, लाइक दैट। तो इसी कड़ी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इसी कड़ी में आज हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। टर्म 1 में आपने मनी के बारे में बात की थी, गवर्नमेंट बजट के बारे में बात की थी, पॉवर्टी का चैप्टर आपने किया था, है ना। इसी तरह अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम होता क्या है? ऑब्वियसली एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितनी इनकम जनरेट की गई है, उनके टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं। हेलो रिमी, हेलो प्रिया, कैसे हैं आप? थैंक्स अ लॉट रिमी, थैंक्स अ लॉट। ओके, देखो सिंपल है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है, अगर हम उसको ऐड कर दें, उसका टोटल कर दें, दैट इज नेशनल इनकम। भाई इंडियन इकोनॉमी में बहुत पॉपुलेशन है ना, 130 करोड़, उससे अबव। इस पॉपुलेशन के द्वारा जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है, इंडिया की ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के द्वारा जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। लेकिन ये जो मैंने डेफिनेशन दी ना, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है। जो जेन्युइन डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है, और यहां पर हमने 3 वर्ड्स हाईलाइट किए, 3 वर्ड्स ब्लू कलर में है। आज आपको ये 3 वर्ड्स ही सीखने हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये 3 वर्ड समझ आ गए, उनको पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम होता क्या है। लेकिन जिन्होंने ये 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं किया, उनको कभी नहीं समझ आने वाला भाई नेशनल इनकम क्या होता है। फिर रटते रहो, एग्जाम तक सिर्फ रट्टा मारते रहो, उसी को लिख कर आओ, लेकिन कभी भी समझ नहीं आएगा। तो अगर जेन्युइन वे में समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हो, तो ये 3 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा क्या है, कहते हैं नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident of a country during the accounting period। ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल रिमी हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, अभी हमारी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नंबर 1, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident। नंबर 2, of a country during the accounting period। नंबर 3। यानी अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नेशनल इनकम एक तरह से टोटल है, एग्रीगेट है। किसका? फैक्टर इनकम का। ऐसी फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये 3 वर्ड्स आपको फोकस करने हैं। नेशनल इनकम एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। किसके द्वारा कमाई जाती है वो? किसके द्वारा कमाई जाती है वो? अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। कब? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान
जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, अगर हम उसका टोटल कर दें ना, अगर हम उसको ऐड कर दें, दैट इज नेशनल इनकम। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो हमारी नेशनल इनकम है। सर यहां पर 3 वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट किनको कहते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं रिमी, और जो बाकी की क्लासेस होती हैं वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बीकॉम्स के ज्यादा क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए, सो इन 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हुए इतना तो क्लियर है ना कि नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। यहां पर मैं लिख देता हूं, नेशनल इनकम इज एन एग्रीगेट इनकम ऑफ एन इकोनॉमी generated by normal resident. Next, during a particular accounting period. मतलब बात इतनी है जो आपको समझने की जरूरत है। बात इतनी है कि अगर तो आपको नेशनल इनकम पता है कि क्या होती है तो डेफिनेशन मैटर नहीं करती। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम का मीनिंग बताया इस लाइन की हेल्प से, और मैंने अभी बैठे बैठे एक नई डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। दोनों में कोई गलती है क्या? नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि भाई आपको पता होना चाहिए होता क्या है नेशनल इनकम। लाइनें रटने से, एग्जाम पास आउट करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आगे फ्यूचर में काम नहीं आएगा, कुछ भी रटा हुआ कभी भी काम नहीं आएगा। सो क्लियर, व्हाट इज नेशनल इनकम? एक इकोनॉमी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, अगर हम उसका एग्रीगेट कर दें, दैट इज नेशनल इनकम। अब बात इतनी है कि यहां पर हमें फैक्टर इनकम पता लगाना है, क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, और अकाउंटिंग पीरियड कितना बड़ा होता है, कितने साल का होता है, कितने महीने का होता है। एक एक करके हम आपके सामने ये सब क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले आपने कहा, सबसे पहले आपने कहा नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। यानी नेशनल इनकम में हम केवल और केवल फैक्टर इनकम का ही टोटल करते हैं। तो फैक्टर इनकम होती क्या है? सबसे पहले तो यही बताओ, फैक्टर इनकम होती क्या है? भाई सिंपल, जो भी इनकम अर्न की जाती है, ध्यान से सुनो, जो भी इनकम अर्न की जाती है बाय रेंडरिंग सम सर्विसेज, बाय प्रोवाइडिंग सम गुड्स और सर्विसेज, इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। मतलब ऐसा पैसा जो आपको फ्री में नहीं मिला है, बल्कि ऐसा पैसा जो आपने कमाया है, आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है, बदले में आपको वो पैसा मिला है, दैट इनकम इज नॉन एज फैक्टर इनकम। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप स्टडी कर रहे हो, फ्यूचर में जाकर अगर आप कहीं पर जॉब करना चाहोगे तो फ्री में तो नहीं करना चाहोगे, आप अपनी जॉब सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, बदले में सैलरी वेजेस डिमांड करोगे। आपको जो सैलरी और वेजेस मिलेंगी, क्या वो फ्री की इनकम है? नहीं ना, वो फैक्टर इनकम है। सो ऑल दोज इनकम्स, क्या लिखा है, all those incomes which are received or earned by the household by rendering these services to the firm is known as factor income। भाई ऐसे इनकम जो फ्री में नहीं मिलती है,
जो मुफ्त में नहीं मिलती है, कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद आपको मिलती है, उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। और फैक्टर इनकम के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना हुआ है। अगर इन शॉर्ट फैक्टर इनकम की बात की जाए तो फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है ना कि एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जिसमें से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। इनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। क्या ये फ्री में अवेलेबल हैं? नॉट एट ऑल। इनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो बस सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने अपना लैंड रेंट पे दिया है, बदले में उसको रेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम। जो बंदा काम कर रहा है किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में, फ्री में तो नहीं कर रहा है, बदले में उसको वेजेस मिलेंगे। अगर किसी ने अपना पैसा उधार पर दिया है, क्रेडिट पर दिया है, तो बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर किसी पर्सन का खुद का अपना बिजनेस है, वो एंटरप्रेन्योर है, तो उसको समथिंग इन रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। सो जब कोई पैसा कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, फ्री में नहीं मिलता, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। यानी बात क्लियर है, नेशनल इनकम में हम केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही काउंट करते हैं। ऐसा पैसा जो कमाया जाएगा उसको ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सर कई बार कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो कमाया नहीं जाता, फ्री में मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं फिर? ट्रांसफर इनकम। सिंपल सी बात है ना, ऐसा पैसा जो कमाया गया है, जो फ्री में नहीं मिला है, जिसमें आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम इज एन इनकम अर्न्ड बाय रेंडरिंग दिस सर्विसेज। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जो कमाई नहीं जाती है, ऐसे ही फ्री में मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है आपके फ्रेंड से, तो ये तो आपने कमाया नहीं है ना, आपको फ्री में मिला है। ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनको कुछ ओल्ड एज पेंशन अलाउ की जाती है, वो उन्होंने कमाई नहीं है, उनको फ्री में मिली है। यहां पर एक ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस होता है। जब रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं तो वो ट्रांसफर इनकम नहीं होती, क्योंकि भाई रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपकी मेहनत का पैसा है। आपने पहले 10-15 साल काम किया, जॉब की, उसके बाद आप रिटायर हुए, अब आपको पेंशन मिल रही है, तो वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। ट्रांसफर इनकम किसको कहा जाता है? जो फ्री में मिलती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो चुके हो, काम नहीं कर सकते, कमाने का कोई जरिया नहीं है, गवर्नमेंट आपको फ्री में पैसा दे रही है घर बैठे, ओल्ड एज पेंशन, दैट इज ट्रांसफर इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगार हो, काम नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हम आपको पैसा देंगे, 2000-3000 महीने का, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कौन सी इनकम है? बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है, फैक्टर इनकम तो नहीं है, ट्रांसफर इनकम। सो सिंपल है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें हम फैक्टर इनकम की ही बात करते हैं, ट्रांसफर इनकम की नहीं। तो अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, फैक्टर और ट्रांसफर में से कौन सी इनकम एक इकोनॉमी में काउंट होती है? सिंपल, जल्दी से कमेंट में बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है। जब एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है? फैक्टर इनकम ना। यस, फैक्टर इनकम। भाई फैक्टर इनकम यानी अर्नड इनकम, मेहनत का पैसा, फ्री फंड का पैसा नहीं। सो फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड होती है, जबकि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो फ्री का पैसा है, वो कमाया नहीं गया है। सर इंक्लूड क्यों नहीं होती? इसका रीजन,
भाई क्योंकि ये कमाया नहीं गया, इसने ट्रांसफर इनकम ने मार्केट में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तो हम इसको काउंट क्यों करें? देखो सिंपल सी बात है, मान लो ए जो है वो कहीं पर जॉब करता है, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, जॉब कर रहा है कहीं पर, टाइम दे रहा है, बिजनेस को टाइम दे रहा है ना अपना, बदले में इसको सैलरी मिल जाती है 50,000। ठीक है, ये 50,000 फैक्टर इनकम है, इंक्लूड की जाएगी। ओके, ये फैक्टर इनकम है और नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। अब ए क्या करता है, ए जो है वो इसमें से 10,000 रुपए निकालता है, एक गिफ्ट परचेज करता है और गिफ्ट परचेज करके अपने किसी फ्रेंड को दे देता है, मान लो बी, बी जो कि फ्रेंड है। अच्छा, ए ने जो पैसा कमाया था 50,000, उसमें से ही 10,000 उसने गिफ्ट दे दिया। अब वो पैसा बी के पास आ गया, बी के पास ये जो पैसा आया है तो इनकम ना, लेकिन ये फैक्टर इनकम नहीं, ये ट्रांसफर इनकम है। तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि भाई ये 10,000 रुपए वही 10,000 रुपए हैं जो ए के पास थे। तो एक बार काउंट कर तो लिए, कितनी बार काउंट करोगे? समझे कि नहीं समझे? एक बार इंक्लूड हो तो गए, दोबारा इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो दैट इज वाई ऐसे इनकम जो फ्री में ट्रांसफर होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर ये 10,000 क्यों नहीं इंक्लूड होगा? ए ने तो कमाया था ना, ए ने तो ये 10,000 रुपए कमाए थे, तो इंक्लूड होना चाहिए। अरे भाई कर तो चुके हैं, ए ने 50,000 कमाया था, हमने पूरा का पूरा 50,000 अपनी नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। अब उसी 50,000 में से ए आगे क्या क्या करेगा वो हमें नहीं पता। मान लो कि ए ने उसमें से 10,000 का गिफ्ट दे दिया, तो वो 10,000 दोबारा इंक्लूड करें क्या? ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना? डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो इसीलिए ऐसा पैसा जो सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कमाया नहीं जाता, जो बैठे बिठाए फ्री में मिल जाता है, उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट क्या था? दोबारा से देखो, नेशनल इनकम की डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट क्या था? नेशनल इनकम is the sum total of factor income. National income is the sum total of factor income. Factor income मैंने समझा दिया क्या होता है? Earned by normal resident. अब ये normal resident क्या होता है भाई? National income is the sum total of factor income earned by the normal resident. नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है पता चल गया। फैक्टर इनकम अगर नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करेगा ना, तभी हम इंक्लूड करेंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट अर्न करेगा तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। यानी कि आपके लिए ये जानना कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आपको यही नहीं पता कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, फिर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। आप तो किसी की भी इनकम इंक्लूड कर दोगे अपनी नेशनल इनकम में। तो एक चीज जान लो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो पता लगाएं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। आइए देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, आखिरकार ये नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है। ध्यान से समझना क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी और थ्योरेटिकल के लिए भी। ओके, नॉर्मल रेजिडेंट, a person who ordinarily resides in the country and whose economic interest lies in that country is known as normal resident of that country. अब मैं किन वर्ड्स के ऊपर
प्रभाव डाल रहा हूं, किन वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं, उनको ध्यान से सुनो। अ पर्सन हु ordinary resides in the country and whose economic interest lies in that country is known as normal resident of that country। यानी दो वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे फिर से, ऑर्डिनरी रिजाइड्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हर वो बंदा, ध्यान से सुनो, हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो ऑर्डिनरी एक कंट्री में रहता है, ऑर्डिनरी रिजाइड्स, ऑर्डिनरी यानी अमूमन, मतलब नॉर्मली कंट्री में रहता है, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट is lie in that country is known as normal resident। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डिनरी रिजाइड्स क्या होता है, दो चीजें हैं, इन दो चीजों को अगर हम क्लियर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। क्या आप नॉर्मल रेजिडेंट हो? क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं इंडिया का? देखते हैं। मैं आपके सामने दो कंडीशंस रखूंगा, अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी ये चेक करना है ना, आपको कभी भी किसी पर्सन की नॉर्मल रेजिडेंसी चेक करनी है तो आपको ये दो कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1, ऑर्डिनरी रिजाइडिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन जो नॉर्मली उस कंट्री में रहता है और उस बंदे को रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। अब यहां पर ध्यान दो, 1 साल लिखा है, 1 ईयर। डेज में कोई डेफिनेशन नहीं बताइए, 365 डेज या फिर 52 वीक्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा, 12 मंथ्स ऐसा नहीं लिखा। तो आप एग्जाम में ऐसा कुछ अपना इनोवेटिव आइडिया लगाकर कुछ शैतानी चीजें मत अप्लाई करके आना, जो लिखा है वही डेफिनेशन रहेगी। एक बंदा जो नॉर्मली एक कंट्री में रहता है और उसको उस कंट्री में रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं। हेलो समर, कैसे हैं आप? तो आप अपने ऊपर कंडीशन अप्लाई करो। क्या आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो? यस और नो? भाई मैं तो कर रहा हूं, मेरे को इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर तो बहुत आराम से हो चुका है। सो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। सर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हमारी भी हो गई, हम नॉर्मल रेजिडेंट है क्या? नहीं भाई रुको जरा, सेकंड कंडीशन तो देख लो, थोड़ा रुको जरा, सेकंड कंडीशन देख लो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपको इंडिया में रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए मतलब आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग, ये इंडिया के लिए होना चाहिए। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप इंडिया में प्रोडक्शन करते हो, आपकी कंजम्पशन जो है, सेटिस्फेक्शन जो है वो इंडिया से आती है, आप इन्वेस्ट इंडिया में करते हो या फिर इंडिया में रहते हुए आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, चलेगा। आपकी सेविंग्स जो है वो इंडिया के लिए है, आप इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपका सेंट्रल इंटरेस्ट इंडिया में है। सो अगर आप कंज्यूमर हो इंडिया के, आप प्रोड्यूसर हो इंडिया के, आपका सेविंग पैटर्न और इन्वेस्टमेंट पैटर्न इंडिया के बेनिफिट के लिए है, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो। जिस बंदे ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो आप देखो कि आप नॉर्मल रेजिडेंट हो कि नहीं हो, आपके रिलेटिव्स नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं है। अब आपको ढूंढना है, ये दो कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो, यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट। सो डेफिनेशन क्लियर, a person who ordinarily resides in the country and whose economic interest lie in that country is known as normal resident। हर वो बंदा जिसको इंडिया में रहते हुए 1 साल या उससे ऊपर हो चुका है
और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब आपके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि एक बंदा है, अमेरिका में रहता है, इंडिया में आता है खेलने कूदने या फिर कोई मूवी की प्रमोशन करने, फिर बाद में चला जाता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा क्या? कोई स्टूडेंट है, वो इंडिया का है, वो फॉरेन जाता है, स्टडी करता है, स्टडी करके वापस इंडिया में आ जाता है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? ऐसे क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट में कुछ 6 to 7 पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर रीड करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से आपके माइंड में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर हम आपको आंसर करेंगे, और आप चाहो तो अभी फिलहाल कमेंट में भी पूछ सकते हो क्योंकि आपके सारे कमेंट्स हमें विजिबल है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। Some important points regarding normal resident. Number one, normal resident includes both individual and institutes. अब देखो, स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है, यानी आपको हमेशा ये लगता है कि नॉर्मल रेजिडेंट में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं या फिर आप अपनी बात कर रहे हो। नो डाउट, नो डाउट, नॉर्मल रेजिडेंट में हम इंडिविजुअल्स की काउंटिंग करते हैं, हम लिविंग बीइंग्स, पर्संस की काउंटिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट में इंस्टीट्यूट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे पूछा रिलायंस, मैंने आपसे पूछा टाटा, ये दोनों इंडियन रेजिडेंट है क्या? आपका आंसर होगा यस। क्यों भाई? यस क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो इंस्टीट्यूट है इनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, रिलायंस एंड टाटा। इंडिया से इनका ऑपरेशन होता है, वर्ल्ड में ये जहां मर्जी चले जाएं, रिलायंस का जो ब्रांचेस है वो इंडिया में होगी, बाहर भी होगी, फॉरेन में भी होगी। टाटा की जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में तो हैं, बाहर भी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ रिलायंस और टाटा की बात कर रहा हूं। ये दोनों क्या नॉर्मल रेजिडेंट हैं? तो आप कहोगे यस। रीजन सिंपल है, रिलायंस और टाटा इंडियन ऑपरेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका ऑपरेशन इंडिया से होता है, इनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इनकी मैनेजमेंट पावर इंडिया में है। इसका मतलब जो ऑपरेटेड होती है इंडिया से, जिनका हेडक्वार्टर इंडिया से होता है और जिनकी मैनेजमेंट इंडिया से होती है, वो इंडियन रेजिडेंट्स कहलाते हैं। तो जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल की बात होती है। मैंने कहा अंबानी इंडियन रेजिडेंट है, मैंने कहा रिलायंस इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेजिडेंट है। सो चाहे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, चाहे मैं किसी बिजनेस की बात करूं, और चाहे मैं किसी इंडिविजुअल की ही क्यों ना बात करूं, दे बोथ आर नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी एमएनसी की, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है? ये इंस्टीट्यूट, ये ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली नॉट। ऐसे ही कोका कोला या फिर पेप्सी, क्या ये इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर किसी फॉरेन कंट्री में है, इनका मैनेजमेंट पावर किसी फॉरेन कंट्री में है, ये वहां से ऑपरेट होती हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में होगा, इंडिया में तो नहीं होगा। ये पैसा इंडिया से कमाकर अपनी कंट्री लेकर जाते हैं। सो इसका मतलब ये इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाए जा सकते। सो पहला पॉइंट क्लियर। नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल्स को भी हम देखते हैं, इंस्टीट्यूट्स को भी देखते हैं। नंबर टू, नॉर्मल रेजिडेंट मे बी अ सिटीजन और नॉट द सिटीजन। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको इतना कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट में दो कंडीशंस हैं। पहला, हर वो इंस्टीट्यूट, हर वो बंदा जो इंडिया में रहता है, इंडिया में रहते हुए उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा।
चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो सिटीजन ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे वो बंदा सिटीजन इंडिया का हो चाहे वो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, एक सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर, क्योंकि उनकी एग्जांपल्स बहुत सूट रहेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं। ठीक है, पाकिस्तानी सिंगर, एक पाकिस्तानी सिंगर है, वो इंडिया में आता है। ठीक है, इंडिया में आता है, इंडिया में रहता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में बन जाता है, उसको इंडिया से कमाई आना स्टार्ट हो जाती है, वो इंडिया में ही रहना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट भी इंडिया में आ गया, वो इंडिया में रह रहा है, उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो इंडिया में ही सिंगिंग करता है, अपना पैसा इंडिया से कमाता है, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे चैरिटी शोज भी करता है और बहुत सारे ऑफिशियल प्रोग्राम्स भी करता है जिससे उसको पैसा आता है। इंडिया में रहता है, इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसकी सेविंग्स इंडिया में है, लेकिन उसको, उस पाकिस्तानी सिंगर को इंडिया की सिटीजन नहीं मिली है। सिटीजन जानते हो ना, नागरिकता, यानी अभी भी वो पाकिस्तानी ही कहलाएगा, उसको इंडिया की नागरिकता नहीं मिली है। उसने 2-3 साल बाद गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया कि मेरे को इंडिया की नागरिकता दे दो, मैं इंडियन सिटीजन कहलाना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट अभी नहीं दे रही है। इंडिया का सिटीजन बनने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, वो इस चैप्टर का कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो वो मत पूछना, वो इस चैप्टर का कंटेंट नहीं है। तो अभी भी ये पाकिस्तानी सिंगर जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन कहलाएगा, इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में है, इसका सेंट्रल ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है, इसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट कहें या ना कहें, बताओ। कहना पड़ेगा ना, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमें इसको नॉर्मल रेजिडेंट कहना पड़ेगा। तो सिंपल है, एक बंदा सिटीजन चाहे किसी भी कंट्री का हो, एक बंदा सिटीजन किसी भी कंट्री का हो, लेकिन अगर उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में बन चुका है, तो वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा, सिटीजन नहीं कहलाएगा। रेजिडेंट कहलाएगा, सिटीजन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपने आसपास देख सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। अब बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको पता है, जैसे यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके कुछ ऑफिस इंडिया में भी होंगे, दिल्ली में, है ना। मान लो कि ये आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है। दिल्ली में ये जो WHO का ऑफिस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये इंस्टीट्यूट कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? ये इंडिया का रेजिडेंट कतई नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहां का कहलाएगा? इंटरनेशनल बॉडीज का। इंटरनेशनल मतलब इसकी कोई रेजिडेंटशिप नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो फ्री ऑपरेट करता है। WHO की कई ब्रांचेस पाकिस्तान में भी होगी, चाइना में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, हर जगह होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में आएगा, ये कहीं का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, लेकिन सर इस WHO में, ये WHO में बंदे तो काम कर रहे होंगे ना, यहां पर रोबोट्स तो काम नहीं करते। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो WHO है,
इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये इंडियन रेजिडेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर 5 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, 5 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 5 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। इसमें से 3 वर्कर इंडियन हैं। ये कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? आपने इतना तो बता दिया सर कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जहां पर ऑपरेट कर रहे होंगे, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे होंगे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। हेलो ज्योति, कैसे हैं आप? लेकिन सर आप ये तो बताओ कि इस ब्रांच में, इस ऑफिस में जो वर्कर्स वर्क कर रहे होंगे वो कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? अब यहां पर 3 वर्कर्स इंडियन वर्क कर रहे हैं, तो ये इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे। इनको रहते हुए इंडिया में ऑब्वियसली 1 साल से ऊपर हो चुका है और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो ये इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे ना, नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, दूसरी तरफ मान लो कि ये अमेरिकन है, अमेरिकन है, इनको इंडिया में आए हुए 5 साल हो चुके हैं, 5 इयर्स। ये पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं इंडिया में? क्योंकि इनकी ड्यूटी लगाई गई है WHO में वर्क करना है इन्होंने। WHO की ब्रांच इंडिया में है ना, तो इसलिए इनको इंडिया में रहना पड़ रहा है और WHO में ये काम करने जाते हैं। ये कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? सिंपल सी बात है भाई, इनको 1 साल से ऊपर हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। सो ये 4th पॉइंट भी आपको बताना होगा। एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के नहीं कहलाएंगे। वहां के वर्कर्स जो होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होंगे वो कहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? बेसिकली वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो वहां के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन अगर 1 साल से ऊपर हो गया है उनको काम करते हुए, देन दे आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5th, बॉर्डर वर्कर्स। अब आपको पता है कि कई बार क्या होता है, 2 कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, बाय पाथ, बाय रेल, बाय बस, उसको बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, मान लो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। एक बंदा है जो निवासी तो है पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान में रहता है, खाता पीता सेविंग सब उसकी वहां पर है, लेकिन ये कमाई करने के लिए इंडिया में आता है। यानी सुबह इंडिया में आता है, काम करता है और शाम को वापस पाकिस्तान में लौट जाता है। तो ये जो बॉर्डर वर्कर है, बॉर्डर वर्कर मतलब सुबह आता है, शाम को बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपनी कंट्री में चला जाता है, ये कहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? सिंपल है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में है ना, ये पैसा कमाता इंडिया से है लेकिन सेविंग्स कहां पर करता है? पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट कहां करता है? पाकिस्तान में। इसकी फैमिली कहां है? पाकिस्तान में। ये रहता कहां है? पाकिस्तान में। तो सिंपल, बॉर्डर वर्कर्स जिस बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, शाम को उसी बॉर्डर में वापस चले जाते हैं। पाकिस्तानी वर्कर इंडिया में आता है, काम करता है, पाकिस्तान में वापस चला जाता है, तो वो पाकिस्तान का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा ना, सिंपल। सो दीज वर्कर्स आर normal resident of that country in which they live, they spend, they consume, and not of that country in which they are working. यानी ऐसे बॉर्डर वर्कर्स उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जहां पर वो खाते पीते और उड़ाते हैं, उस कंट्री के नहीं जहां पर वो पैसा कमाने आते हैं। 6th पॉइंट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आपको पता है ना, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स और मेंबर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। इंडिया की बहुत सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती हैं, BSF है और भी बहुत सारी हैं। इनके जो चीफ होते हैं, इनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं,
वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कई बार जाकर रहते हैं। कई बार उनकी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि बीएसएफ के 10 बीएसएफ के 10 मेंबर्स को, 10 जवानों को इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका में भेजा। पिछले 1 डेढ़ साल से वो वहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या वो अमेरिका के रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं। दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। सो कई बार होता है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिनके कारण जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ डिप्लोमेट लीडर्स होते हैं, जिनको दूसरी कंट्री में जाकर रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां के निवासी कहलाएंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया के ही रहेंगे। क्लियर? 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। अब वो कौन कौन से बंदे हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे? पहला, कोई फॉरेनर है, इंडिया में घूमने फिरने आया है, इंजॉय करने आया है, अपनी हॉलिडे मनाने आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, पढ़ाई करने के लिए आया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है उसके लिए आया है, या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, जैसे आईपीएल। आईपीएल जो कि इंडिया में ही चलती है, इंडियन प्रीमियम लीग, तो उसमें बहुत सारे फॉरेनर के खिलाड़ी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार ये 1 साल से ज्यादा भी स्टे कर लेते हैं। तो क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के कहलाएंगे? नहीं, ये अपनी कंट्री के ही कहलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशन, हॉलिडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, कॉन्फ्रेंस या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। चाहे इनको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पैसा कमाकर तो अपनी कंट्री में लेकर जाएंगे ना। सिंपल। लास्ट पॉइंट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अब कई बार क्या होता है कि कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं जिनको काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर रहना पड़ता है। जैसे एक शिप है, इंडियन शिप है, उस पे इंडियन क्रू है, लेकिन वो शिप जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑपरेट करती है। मतलब अलग-अलग प्लेसेस के बीच में ऑपरेट करती है, लेकिन है वो इंडियन, और क्रू मेंबर भी उसमें इंडियन ही है। पायलट भी इंडियन है, जो वेटर्स है वो भी इंडियन है, जो सेलर्स हैं वो भी इंडियन है, सब इंडियंस हैं। तो वो क्रू मेंबर जो है, जो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं आया है लेकिन बिलोंग इंडिया से करता है, वो कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। तो सिंपल, जो क्रू मेंबर्स हैं वो इंडियन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। चलिए, तो यहां तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट? एक लास्ट पॉइंट हमारे पास बचे, अकाउंटिंग पीरियड। मैंने आपको बताया था ना, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यही डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की। इस डेफिनेशन में फैक्टर इनकम क्या होता है आपको पता चल गया, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? भाई अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का पीरियड होता है जिसमें 12 महीने होते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। खत्म। अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें 12 महीने होते हैं, और ये स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से और खत्म हो जाता है 31 मार्च को। और इस टाइम पीरियड के बीच में जितनी भी इनकम अर्न की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, जब हम उसको टोटल कर देते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। ओके। अच्छा, ज्योति आपका डाउट है बता दीजिए। फाइनली एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा है, इम्बेसिस। इम्बेसिस क्या होती हैं और ये कैसे ऑपरेट करती हैं, लाइक दैट। देखो, एम्बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में आ सकती है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एम्बेसिस क्या होती है ये समझाता हूं। मान लो कि यहां पर हमारे पास है इंडिया और यहां पर हमारे पास है अमेरिका, ठीक है। अब
इंडिया ने अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत करनी है, कोई भी कन्वर्सेशन करनी है, तो क्या इंडिया का डिप्लोमेट हर बार अमेरिका में भेजा जाएगा और फिर उसको वापस मंगवाया जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा। टेलीफोन कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो हैक हो सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए इंडिया के द्वारा अमेरिका में एक ऐसा प्लेस एस्टेब्लिश किया जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग एस्टेब्लिश की जाती है जिस बिल्डिंग में इंडियन वर्कर्स, इंडियन डिप्लोमेट्स अपॉइंट किए जाते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि कोई भी बातचीत करनी हो तो की जा सके। इसके अलावा कोई शांति वार्ता करनी हो, कोई पीस करना हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करनी हो, कोई वीजा अलाउ करना हो, है ना? वीजा जैसे चाहिए होता है, किसी इंडियन को अमेरिका का वीजा चाहिए तो एम्बेसीज में जाना पड़ता है ना। तो ये एम्बेसीज होती क्या है? एम्बेसीज एक ऑफिशियल बिल्डिंग होती है। एम्बेसीज एक ऑफिशियल बिल्डिंग होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एस्टेब्लिश की जाती है, ताकि कन्वर्सेशन की जा सके, वीजा अप्लाई किया जा सके, कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया जा सके, कुछ बातचीत करनी हो, कोई वॉर जैसी सिचुएशन को हैंडल करना हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, इन सब के बारे में डायरेक्ट इंटरेक्शंस की जा सके। सो इंडिया को अगर कोई भी बात करनी है तो वो एम्बेसीज के थ्रू अमेरिका से बात कर सकती है। एम्बेसीज में उनका एक ऑफिशियल डिप्लोमेट अपॉइंट किया जाएगा, एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर अमेरिका के साथ बात करेगा। सिमिलरली अगर अमेरिका को इंडिया में कोई बात करनी है तो इंडिया में भी एक बिल्डिंग एस्टेब्लिश की जाएगी और उस बिल्डिंग में एक अमेरिकन डिप्लोमेट अपॉइंट किया जाएगा। तो अमेरिका को अगर कोई भी बात करनी है तो वो अपनी एम्बेसी के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट से बात कर सकती है। यानी इतना तो क्लियर है, इंडिया में इंडिया की एम्बेसी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है। इंडिया की एम्बेसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में होंगी, क्योंकि इंडिया को इंडिया में बात थोड़ी करनी है, इंडिया को वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, वीजा अप्लाई करवाने हैं, बातचीत करनी है, कन्वर्सेशंस करनी है। सो इसका मतलब इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का ऑफिशियल प्रेमिसेस इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में होगा। सिमिलरली इंडिया में इंडिया की एम्बेसी तो नहीं होगी, लेकिन वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में होगी। यानी इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, यस। इंडिया में चाइना की एम्बेसी होगी, यस। इंडिया में रशिया की एम्बेसी होगी, यस। इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी होगी, यस। सो एम्बेसीज होती क्या है? एक ऑफिशियल प्रेमिसेस जो कि एक कंट्री के द्वारा लोकेट की जाती है दूसरी कंट्री में, ताकि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें, इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में। अब बात यह है कि इंडिया में ये अमेरिकन एम्बेसी है, तो इंडिया में ये जो अमेरिकन एम्बेसी है ये इंडियन रेजिडेंट में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी क्या? क्या ये पोर्शन इंडिया का पोर्शन कहलाएगा क्या? नहीं। जितने एरिया में ये अमेरिका की एम्बेसी है उतना एरिया इंडिया का एरिया ही नहीं है, उतना एरिया इंडिया का एरिया ही नहीं है, वो एरिया अमेरिका का एरिया बन जाएगा। सिमिलरली अमेरिका के जितने एरिया में ये इंडियन एम्बेसी है, जितने एरिया में ये इंडियन एम्बेसी है, ये एरिया किसका कहलाएगा? इंडिया का। इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको काउंट किया जाएगा, अमेरिका में नहीं। सो एम्बेसी क्या होती है? एक ऑफिशियल प्रेमिसेस होती है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश करती है, ताकि कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जा सके, बातचीत की जा सके, कन्वर्सेशन की जा सके। एम्बेसीज क्लियर क्या होती है? और एम्बेसीज जो है वो
जिस कंट्री को बिलोंग करती है वो उस कंट्री का ही हिस्सा मानी जाएंगी। इंडिया में अगर एक पाकिस्तानी एम्बेसी है, मान लो ये पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो क्या ये इंडिया का पोर्शन है? ये एरिया इंडिया का पोर्शन है? नहीं, ये पाकिस्तान का है। ऐसे ही पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी होगी और वो हमारा हिस्सा कहलाएगी। क्लियर? अब बात ये है कि एरिया तो हो गया, लेकिन इस एम्बेसी में जो वर्कर है वो कौन सा रेजिडेंट कहलाएगा? भाई ऑब्वियसली अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है और उसमें इंडियन वर्कर वर्क कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। एम्प्लॉइज वर्किंग इन एम्बेसीज आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग। अमेरिका में अमेरिका की एम्बेसी तो नहीं होगी ना, अमेरिका की एम्बेसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में होगी। सो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है और उस एम्बेसी में इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, अमेरिकन वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। बताओ वो कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? इंडियन वर्कर्स इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे, अमेरिकन वर्कर्स अमेरिका के रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर अच्छे से सीख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जाने से पहले अगर आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और ये आपके लिए होमवर्क है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको स्टडी करिएगा क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। और ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी रीड करिएगा और इसके पीछे रीजन क्या है पता लगाइएगा। एनी डाउट्स टिल नाउ? चलिए, आई थिंक ज्यादा किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। एक चीज बता दें कि आज से पहले जितने भी सेशंस हमने आपको करवाए हैं उन सभी सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर कोई मिस किया तो जरूर देख लेना। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इनरोल कर लीजिएगा, सेट अ रिमाइंडर पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आने वाले सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। आई होप ये सेशन हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।